आज के जो फॉरेस्टर के पेपर में आया है मैं उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कुल 38 क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूँगा। किन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन मेनली एग्ज़ाम्स में आए हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल उसमें ये था कि गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। क्या कहाँ पर है? गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल आ रहा है। दूसरा सवाल उन्होंने डैम से पूछा हुआ था कि हीराकुड डैम कहाँ पर है। क्या कहाँ पर है? हीराकुड डैम कहाँ पर है, ये उनका दूसरा सवाल था। ठीक है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा हुआ था कि नीलगिरी जो रिजर्वायर है, नीलगिरी जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क उसका हिस्सा है। तो उसका आंसर था नीलगिरी वाले क्वेश्चन का मुकुर्थी। मुकुर्थी नेशनल पार्क नीलगिरी का हिस्सा है। तो नीलगिरी का कौन सा हिस्सा है ये इसमें पूछा गया था। 4 ऑप्शन उसमें दे रखे थे, मुद्दू मलाई और ये सब ऑप्शंस में थे। फिर उनका एक सवाल था आपका फॉर ब्रेन से जुड़ा हुआ, यानी कि आपके दिमाग से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा हुआ था कि फॉर ब्रेन यानी दिमाग के आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर वहाँ पर रहेगा सेरिब्रम। ये एक सवाल था कि दिमाग के अगले भाग को क्या बोलते हैं, उसका आंसर था सेरिब्रम। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा हुआ था लिचन के बारे में कि लिचन क्या होता है। ठीक है। अगला सवाल पूछा हुआ था लिचन के बारे में कि लिचन क्या होता है। लिचन आपको पता है क्या होता है। तो लिचन के साथ किसका सिम्बायोसिस यानी कि किस दूसरे जीव को आप साथ में मिला दें। ठीक है। तो सिम्बायोसिस फैक्टर उनके अंदर आता है, यानी वो किसके साथ अपना जोड़ा बना सकता है, इसके ऊपर सवाल था। तो लिचन के ऊपर यहाँ पर सवाल आया था। उसके अलावा और क्या था, आपका ये पूछा हुआ था कि टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीनी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है। ये अभी तक मोस्टली सवाल मैंने आपको किसके बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सवाल बता रहा हूँ। उसके बाद एक सवाल उन्होंने पूछा हुआ था कि आपका जो ट्रांस हिमालय है वहाँ पर किस तरह की सॉइल पाई जाती है। ट्रांस हिमालय में किस तरह की सॉइल पाई जाती है। तो उसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से एलुवियल। ट्रांस हिमालय के आसपास किस तरह की सॉइल पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय से नीचे की तरफ पूछा हुआ था, सॉरी उन्होंने तराई के रीजन में पूछा हुआ था। तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तराई में पूछा था। ट्रांस हिमालय के नीचे तराई पूछा हुआ था, ऐसा था उनका सवाल। ठीक है। और उसके बाद उनका सवाल था टेरेस फार्मिंग से जुड़ा हुआ कि जो पहाड़ों पर की जाने वाली खेती होती है जिससे पानी को रोका जा सके या पानी उसको बहा कर न ले जाए, तो कौन सी होती है। तो टेरेस फार्मिंग के बारे में वहाँ पर बात करा उन्होंने। ठीक है। ये उनका सवाल था। इसके अलावा उन्होंने पूछ रखा था मुपंडल विंड फार्म। मुपंडल विंड फार्म के बारे में उन्होंने पूछा हुआ था कि ये कहाँ पर है। मुपंड यानी कि आपका पवन चक्की का ये जो फार्म है बहुत फेमस, ये कहाँ पर है। मुपंडल विंड फार्म तमिलनाडु में है। ठीक है। ये उनका एक सवाल था। अगला सवाल उनका था ब्राउन फंगाई के ऊपर कि ब्राउन फंगाई को क्या बोलते हैं। ब्राउन फंगाई को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, नाम पूछा हुआ था। बहुत अजीब अजीब से नाम दे रखे थे 4, वो उसमें उन्होंने पूछा हुआ था। इसके अलावा और क्या आ रहा है, इसके अलावा वो पूछ रहे हैं आपका प्लांट्स में होने वाली फंगल डिजीज़ के ऊपर सवाल आ रहा है। फंगल डिजीज़ से होने वाली जो बीमारियां होती हैं पौधों को, जैसे कि कॉटन को, आलू को, शुगर केन को होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। उसके अलावा वो प्लांट के ऊपर हो गए। ठीक है, फंगल डिजीज़ हो गई। और प्लांट की ही एक सवाल था वायरल डिजीज़ के ऊपर कि इनमें से कौन सी प्लांट को होने वाली वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पर सवाल हो गया। अब इसके अलावा और क्या पूछा हुआ था, इसके अलावा ये पूछा हुआ था कि जो लार्जेस्ट वाटर साइकिल का जो रिसोर्स है वो कौन सा है। यानी कि जो अर्थ के ऊपर वाटर साइकिल चलती है, यानी पानी का जो चक्र चलता है, वाटर साइकिल चलती है, उसका मेन सोर्स क्या है, सबसे मेजर सोर्स क्या है। उसमें उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे रिवर, ओशन, ये सभी ऑप्शन थे उसके। ठीक है, कि मेजर साइकिल का सोर्स कौन सा है। इसके अलावा उनका सवाल था कि जो हमारा बायोस्फीयर है अर्थ का, जितने भी अर्थ में बायोस्फीयर पाए जाते हैं
उन सभी बायोस्फीयर्स का मेन एनर्जी रिसोर्स कौन सा है, यानी कहाँ से ऊर्जा आती है उनके पास, प्राइमरी रिसोर्स कौन सा है, प्राइमरी रिसोर्स कौन सा है, आंसर क्या होना चाहिए, सन उसका प्राइमरी रिसोर्स है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल था उनका कि जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर सवाल था कि जो आपका नाइट्रोजन है थंडर स्टॉर्म से, जो बिजली आपकी कड़कती है, बिजली से थंडर स्टॉर्म पर जो थंडर स्टॉर्म होता है उससे नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रभाव आता है। तो आप नाइट्रोजन साइकिल ध्यान से पढ़िएगा कि नाइट्रोजन कैसे NO में ब्रेक और NO2 ये कैसे बनते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, इसके ऊपर सवाल था। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था, ये तो नाइट्रोजन के ऊपर हवा में सवाल आ गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर दूसरा सवाल था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम के बारे में पूछा हुआ था, यानी ऐसा कौन सा एंजाइम होता है सॉइल में जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करता है, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करता है। उसका आंसर वहाँ पे शायद एनाबीना था, एनाबीना ऑप्शन में था, वो इसका आंसर था। ठीक है, इसके बाद एक सवाल था आपका सॉइल नाइट्रिफिकेशन के बाद, प्लांट के रूट में रहने वाले एंजाइम का नाम या ऑर्गन का नाम, ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या होता है। प्लांट रूट ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपका पूछा हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन सी गैस इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी गैसेस जो इंक्लूड करी गई हैं क्योटो और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसमें गैस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी गैस इसमें इंक्लूड नहीं करी गई है। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो ओजोन की परत है वो कौन सी लेयर में होती है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, एक्सो, तो उसका आंसर था स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन की परत कौन सी लेयर में पाई जाती है। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ था कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट क्या है, यानी कि वो कंडक्टिंग है, वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसकी, या फिर वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखा था, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, कोबाल्ट किस तरीके से बिहेव करता है। और ऐसा ही एक सवाल था जिसमें उन्होंने एक एलिमेंट के बारे में पूछ रखा था कि वो पैरामैग्नेटिक है, फीरोमैग्नेटिक है, डाई पैरा है, एंटी फीरोमैग्नेटिक है, यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, एलिमेंट के बारे में पूछा हुआ था। तो 2 सवाल ये हो गए, एलिमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ग्रुप 12 और ग्रुप 16 को मिलाकर बनने वाले, यानी पीरियोडिक टेबल सवाल है ये वाला भी, इससे पिछले वाला भी, उससे पिछले वाला भी, कि ग्रुप 12 और 16 को मिलाकर बनने वाले एलिमेंट का नाम बताओ। जैसे कि उसमें एक ऑप्शन था गैलियम आर्सेनाइड, जिंक सल्फाइड, ये 2 ऑप्शन थे उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद उनका सवाल था कि आयन रिएक्शन से, जो जिस रिएक्शन के अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यानी उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, क्या उसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट है या और कुछ है। तो इस तरीके से आयन की रिएक्शन का नाम पूछा हुआ था, जैसे ब्राउन फंगाई का नाम बताया भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको। फिर उन्होंने पूछा था कि पीएच स्केल पे जिसका मान 7 से नीचे हो उसे क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, एसिड का मान 7 से नीचे होता है। फिर इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा हुआ था कि मेल हार्मोन का नाम क्या होता है जो कि उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाने में मदद करता है। तो मेल हार्मोन के ऊपर एक सवाल हो गया। इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा हुआ था स्किफ रिएजेंट के ऊपर, इसके ऊपर स्किफ रिएजेंट के ऊपर सवाल था। स्किफ रिएजेंट क्या होता है, स्किफ रिएजेंट होता है पी रोजेनालीन हाइड्रोक्लोराइड। बहुत टफ सवाल था ये, शायद ही किसी ने जवाब दिया हो। ठीक है, स्किफ रिएजेंट क्या होता है, पी रोजेनालीन हाइड्रो ऑक्साइड। फिर एक सवाल था उनका प्रेशर से जुड़ा हुआ, कि प्रेशर के ऊपर एक सवाल था कि एक्सटेंडेड प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है। 273 डिग्री और 1 पास्कल, इस तरीके से ऑप्शन थे, 270 डिग्री 1 बार। ठीक है, इस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर सवाल था। तो एक तो सवाल था प्रेशर के ऊपर, ठीक है, ये हो गया। एक सवाल था टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर में जो स्केल होता है, स्टैंडर्ड स्केल किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट कौन सा होता है, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो टेम्परेचर स्केल से सवाल था कि स्टैंडर्ड कौन सा है इनमें से। ठीक है,
उसके अलावा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल था उनका पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन पूछी हुई थी कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है। उसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे थे। पी वी इक्वल टू, ये गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर सवाल था पी वी इज इक्वल टू वी आर टी, और उन्होंने से ऑप्शन लिख रखे थे, बट आपको आंसर पता होना चाहिए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ही होती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन के एक तो सवाल था ऊपर, ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसके अलावा और कौन सवाल था, उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे। 4 ऑप्शन में दे रखा था कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे थे, और आइडियल गैस इक्वेशन, और एक और दे रखा था, अजीब सा नाम था उसका। तो उनमें से पूछा हुआ था कि कौन सा चीज़ को फॉलो करता है, यानी एक्चुअल में गैस से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा है। तो इस तरीके से कुछ सवाल पूछा हुआ था। एक सवाल एनर्जी से जुड़ा हुआ था कि भारत में पैदा होने वाली 12.12% जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, यानी किस चीज़ से बनती है। क्या वो विंड से बनती है, क्या वो हाइड्रो पावर से बनती है, क्या वो गैस थर्मल पावर प्लांट से बनती है, या फिर वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है, तो इस सॉरी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है। तो इस तरीके से एक सवाल था कि कितने % एनर्जी कहाँ से आती है। 12.5%, मतलब 12.2% उन्होंने लिखा हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ आपके सवाल हो गए जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जिनको कि हमने बात कर ली। अब इसके अलावा और क्या पूछा गया है, अब हम थोड़ा सा फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो थोड़े से टफ, मतलब हो सकता है किसी को दिक्कत दें। एक सवाल उन्होंने पूछा हुआ था ऑस्मोसिस के ऊपर। ऑस्मोसिस आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस के ऊपर एक सवाल पूछा हुआ था। और अब आते हैं थोड़े से टफ सवाल के ऊपर, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो किस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कौन सा कांस्टेंट रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे वेलोसिटी, टाइम, स्पीड और एक्सेलरेशन, 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर सवाल आ रखा था। एक सवाल था उनका डी एक्सेलरेशन के ऊपर। किसके ऊपर, डी एक्सेलरेशन के ऊपर। डी एक्सेलरेशन के ऊपर क्या सवाल पूछा हुआ था, ये था कि 200 मीटर की दूरी में 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी देर में डी एक्सेलरेट हुआ जा सकता है। 11.4, 13.5, इस तरह के ऑप्शन दे रखे थे। डी एक्सेलरेशन के ऊपर सवाल था कि ब्रेक मारेंगे तो कितनी दूर पर जाकर आप रुक पाएंगे। तो ये सवाल हो गया डी एक्सेलरेशन के ऊपर। इसके बाद सवाल उन्होंने पूछा हुआ था कि चार्ज के ऊपर, यानी कि क्यू के ऊपर सवाल था। कूलाम में चार्ज पूछा हुआ था कि 0.5 एम्पियर का करंट अगर हो और आपका साथ में 10 मिनट के लिए आपका वो चलाया जाए तो कितना चार्ज आपका वहाँ पैदा होगा। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 10 मिनट इंटू 60, ये 60 आ जाएगा। ये हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 कूलाम के आसपास शायद आंसर इसका बनेगा, है ना। तो ये उसका आंसर था। इसके अलावा उन्होंने सवाल पूछा हुआ था कि अगर कोई रस्सी से बंधा हुआ गोला लटका हुआ है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन कौन सा होगा। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, एक यहाँ पर टेंशन होगा। तो इस तरीके से सवाल था कि एक लटकते हुए गोले के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। एक तो ग्रेविटेशन और एक दूसरा ये। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक हॉरिजॉन्टल सड़क पर अगर कोई कार इस तरीके से मुड़ती है या घूमती है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स होगा। क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या वो मैकेनिकल फोर्स होगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे थे। अगर कोई कार आपका हॉरिजॉन्टल रास्ते पे जाते जाते एकदम से मुड़ जाए तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा। फिर उसके बाद सवाल पूछा हुआ था कि अगर एक लेयर दूसरी लेयर से रगड़े, यानी रगड़ खाए, एक लेयर दूसरी लेयर से रगड़ खाए तो उसमें लगने वाला फोर्स कौन सा होता है। आंसर इसका फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए था मेरे हिसाब से। फिर एक सवाल पूछा हुआ था कि इनवर्ड फोर्स कौन सा होता है, यानी अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है। एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है। तो उसका आंसर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल 2 ही फोर्स होते हैं, एक इनवर्ट एक आउटवर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके अलावा क्वेश्चन था किरचॉफ लॉ के बारे में कि अंदर आता हुआ करंट और बाहर जाता हुआ करंट, अंदर आता हुआ करंट बाहर जाते हुए करंट के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इस तरीके से सवाल था। तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और क्या सवाल पूछा हुआ था, इसके बाद एक सवाल पूछा हुआ था आपका केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर्स लॉ के ऊपर सवाल था
कि केपलर्स लॉ से पहले जो आपका दूसरे बंदे ने आपका रोटेशन के बारे में बताया था, ठीक है, कि कैसे प्लैनेटरी मोशन होता है, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल था, केपलर लॉ से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन थे, और आपके जितने भी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 40-42 क्वेश्चन करीब करीब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आपको एक आइडिया लगाने के लिए कि पेपर कैसा आ रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक।